हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बेसिकली तीसरा हम लोगों का वीडियो है। क्लास 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज का टॉपिक है तीसरा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो देखिएगा, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्या कर रहा है। इसको सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट विदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। तो पूछ रहा है आपके सामने कि सबसे पहले ये क्या दिया है। आपके सामने इक्वेशन दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। ठीक है। तो ये इक्वेशन का क्या करना है, बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करा लेना है। इतना बात क्लियर है आपको। कंपेयर कराने के बाद से रेशियो चेक कर लेना है। रेशियो चेक करने के बाद से आपको बता देना है कि ये क्या है, मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इतना बात क्लियर है आपको। तो इतना बात क्लियर है ना, तो आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है पहला, यहाँ पे देखिएगा, सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिख लिए। उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। फिर से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो देखिए जनरल फॉर्म में नहीं है। क्लियर है ना आपको। तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लाइए। तो जनरल फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो 3x प्लस 2y और ये प्लस 5 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, देखिएगा ये जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है। उसी तरह से इसको भी जनरल फॉर्म में लाइए। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्म है। इतना बात क्लियर है। अब इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो आप जानते हैं, बताइएगा, अभी तक तो आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। कहेंगे कि सर मैं जानता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, लिखिए आप। तो कहेंगे सर लिखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 लिखिए। उसी तरह से इसको लिखिए A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 लिखिए। ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि बताइए इसके आगे क्या होगा। तो कहेंगे सर इसके रेशियो को कंपेयर कराना है। तो सबसे पहले आप A1 इज इक्वल टू लिखिए सर। तो A1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो कहेंगे कि ये A1 इज इक्वल टू 3 होगा। फिर से देखिएगा B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और C1 इज इक्वल टू सर लिखिए -5, क्योंकि यहाँ -5 है। फिर से सर इसको लिखिए A2 इज इक्वल टू क्या लिखिए सर, तो A2 इज इक्वल टू 2 लिखिए। B2 इज इक्वल टू सर लिखिए -3, क्योंकि यहाँ -3 है। ठीक है। माइनस की साइन रहेगा तो उसको 7 लिखेंगे। और यहाँ C2 इक्वल टू लिखिए सर -7। अब मैं पूछूंगा कि चलो बच्चों, आपके कहने पे मैंने इतना कर दिया, अब क्या होगा। तो कहेंगे कि सर ये A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, B1 की वैल्यू आ गई, B2 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके रेशियो को कंपेयर करिए। तो सर आप काम करिए, इसके रेशियो कंपेयर करना चालू करिए। तो मैं कहूँगा ठीक है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। जैसा कि मैं आपको बताया हूं, मैं अब आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। A1/A2 B1/B2 को चेक कर लिया जाता है। अगर दोनों इक्वल होगा तब C1/C2 को चेक करेंगे। अगर इक्वल नहीं होगा तो यहीं पे मैं क्या कह दूंगा, यहीं पे जो भी कंडीशन बनेगी मैं उसको कह दूंगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करिएगा। तो A1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 3 है। A2 इज इक्वल टू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। और B2 इज इक्वल टू क्या है, -3 है। बताओ दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं। जब इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल की साइन लग जाएगी, नॉट इक्वल टू। तो बताइएगा, जब भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है तो बताइए कैसी लाइन बनती है, बताइएगा, ध्यान समझिएगा, कैसी लाइन बनती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन बनती है बताइएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन इतना लिख दिए। तो बताइएगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बात को समझिएगा। तो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन।
क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, बात को समझिएगा, तो फिर से इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है ना कि जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, ये है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट, तो यही हमसे पूछा था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है, क्लियर है, समझ में आया ना आपको, इसी तरह से आपको समझना है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन को लिखिएगा ध्यान से, बेसिकली बहुत इजी है, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है, ठीक है। कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना जान गया पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन लिखा है, बताइए जनरल फॉर्म में है, नहीं है। तो कहेंगे सर जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो मैं कहूँगा ठीक है, लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया। इसको भी लिख लीजिए सर, मैं कहूँगा ठीक है, मैं इसको भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर आप इसको जनरल इक्वेशन में लिखिएगा, इसका क्या करिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराइएगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर से a2x प्लस b2y, यहाँ पे देखिएगा b2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे हो जाएगा b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो बोलिएगा यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है ना। b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आएगी। बोलना यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 की वैल्यू -6 आ जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आएगी, ठीक है। तो जैसे ही a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू आ जाती है, तो फिर क्या किया जाता है, तो इसके रेशियो का कंपेयर कराया जाता है। तो बताइएगा, कंपेयर तो हो गया ना, अब इसको रेशियो को चेक किया जाता है। तो बताइएगा रेशियो कैसे चेक करते हैं, तो a1/a2 लिखते हैं इज इक्वल टू b1/b2 लिखते हैं, ठीक है। और दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं कि इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो आगे चेक करेंगे, इक्वल नहीं आएगा तो यहीं पे हम कह देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो चलिएगा, जो भी कंडीशन यहाँ बनती है उस हिसाब से हम लोग बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पे इसका क्या किया जाएगा, वैल्यू पुट किया जाएगा। तो बताओ a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, -3 है, और b2 की वैल्यू क्या है, -6 है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे आप, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए दोनों आपस में इक्वल हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमको c1/c2 को चेक करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं c1/c2 क्या आ रहा है। तो बताइएगा c1 की वैल्यू -8 है, c2 की वैल्यू क्या है, -9 है। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/9 आ जाएगी। बताइएगा ये तो दो a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल है, लेकिन c1/c2 क्या इन दोनों की इक्वल है, नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। जब भी जानते हैं इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। अब बताइएगा, अब आप कहेंगे कि सर अब तो हमको चेक करना है कि यहाँ पे कैसा कंडीशन बन रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा ठीक है, बताओ जब भी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इस कंडीशन में कैसी लाइन बनती है, बताइएगा इस कंडीशन में कैसी लाइन बनती है। तो आप कहेंगे सर मैं जानता हूँ, ठीक है ना, जो कहने जा रहा हूँ उसको लिखिएगा सर।
मैं कहूँगा बोलो क्या बोल रहे हो, तो तुम कहोगे कि सर इस कंडीशन में पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन बनेगी तो यहाँ पे सर लिखिएगा आप, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूँ कि पैरेलल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, पैरेलल होगा, तो मैं लिख रहा हूँ पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तुम जानते हो कि पैरेलल लाइन बनेगी तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो तुम जानते हो कि पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे नो सॉल्यूशन होगा मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। जो कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो आपको बेसिकली इतना ही करना है, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं कि आप लिखे होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा तीसरा है आपके सामने। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्वेश्चन को लिखूंगा, तो क्वेश्चन लिखूंगा तो 3/2x है प्लस 5/3y है इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। फिर से दूसरा का क्या है, तो 9x है माइनस 10y है इज इक्वल टू क्या है, 14 है। क्लियर है, ये आपके सामने इक्वेशन है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। उसी तरह से इसको जनरल फॉर्म में लाइए, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में आ गया। जनरल फॉर्म में आने के बाद से इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसे कंपेयर करा देंगे। तो बताइएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये होता है। अब क्या किया जाएगा, कंपेयर कराया जाएगा। तो कहोगे कि सर a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, ठीक है ना। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10, ठीक है ना, देखिए -10, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14। जैसे ही इतना आ जाता है तो इसके रेशियो को कंपेयर करा के और बताते हैं कि कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिएगा इसको चेक कराने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले a1/a2 लिखते हैं इज इक्वल टू b1/b2 लिखते हैं। उसके बाद से इसके वैल्यू को पुट करते हैं, अगर दोनों इक्वल आता है तब c1/c2 को चेक करते हैं, अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर यहीं पे हम क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं। तो a1 की वैल्यू है, आपको देखिएगा थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 9, ठीक है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 5/3 और देखिएगा b2 की वैल्यू है -10। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, 3/18 इज इक्वल टू 5/- क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिएगा इसको थोड़ा सा हम कट पिट करेंगे। देखिए 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 5 × 5 और 5 देखिएगा तो 5 × 6 = 30, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे देखिएगा a1/a2 b1/b2 की इक्वल है कि नहीं। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, 1/6 तो आया है, ठीक है, 1/6 तो आया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया है, -1/-6 मतलब -1/6। इसका मतलब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों आपस में कैसा इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये 1/6 आया है इज इक्वल टू -1/6 आया है। तो देखिएगा एक प्लस का आगे एक माइनस का आगे दोनों इक्वल है नहीं,
तो इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चिन्ह लगाएंगे, फिर से इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। और इस कंडीशन में कैसी होती है बताइएगा लाइन, तो जब भी a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 रहता है तो इस कंडीशन में कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे आप, ठीक है ना, कि क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन जिसका होता है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन था। अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब चलिएगा, ये तीसरा भी हो गया ना, अब आपका चौथा है, फाइव एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 11। उसी बात से क्या है, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लाया जाएगा। तो ला दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में, फिर से इसको लाइएगा स्टैंडर्ड, इसको जनरल फॉर्म के रूप में लाया जाएगा। तो जनरल फॉर्म के रूप में ला दिए हैं, देखिएगा ला दिए। अब क्या किया जाएगा, इसके रेशियो से कंपेयर कराया जाएगा। तो बताइएगा किसके रेशियो से, स्टैंडर्ड इक्वेशन के रेशियो से। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएंगे बताइएगा, यहाँ से कंपेयर कराइएगा। तो फिर से a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -11, a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइएगा -10, b2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22, ठीक है ना। ये आ गया, इतना बात सही है। अब क्या कीजिए, अब इसके रेशियो से कंपेयर कराया जाता है। तो क्या लिखते हैं, a1 अपन a2 लिखते हैं इज इक्वल टू b1 अपन b2 लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेक करते हैं रख के। तो बताइएगा, रखिए a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। इतना बात क्लियर है आपको। अब इसको सॉल्व करिएगा, जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा। तो देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है एक जगह -1/2 और इसको भी आ रही है -1/2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। बात को समझिएगा, जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो तब क्या करना पड़ेगा हमको, बात को समझिएगा, जब दोनों आपस में इक्वल हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको C1 अपन C2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो C1 अपन C2 को चेक कर लीजिएगा और इसकी वैल्यू देखिएगा क्या आ रहा है, यहाँ पे रख के देखिएगा। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, -11 और ये आ जाएगा C2 वैल्यू 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -1/2। मतलब तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी बताइएगा, तीनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। जब भी तीनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो बताइए किस प्रकार की लाइन बनती है, बात बोलिएगा, जो कहेंगे आप वही लिखेंगे। बताइए किस तरह की लाइन बनती है, तो किस तरह की लाइन बनती है बताइएगा। इस जब भी ये तीनों इक्वल हो जाता है ना, तो इस कंडीशन में किस तरह की लाइन बनती है बोलिएगा, को इंसिडेंट बनती है, ठीक है ना, को इंसिडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप को इंसिडेंट आप लिख लेंगे यहाँ पे, को इंसिडेंट। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो बताइएगा इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो कम से कम उसका एक सॉल्यूशन तो रहा होगा। तो इसका मतलब इसलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट भी है,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंसिस्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा एक लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके और इसको ख़त्म करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसको मिटाते हैं, देखिएगा क्या है, लिखिएगा 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म में लाइएगा, तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फिर से 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में आ गया। जनरल फॉर्म में आ गया तो अब क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो बोलिएगा a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। उसी तरह से यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है तो बच्चों बताइएगा अब आगे क्या होगा। तो आप कहेंगे कि इसके रेशियो को कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताइएगा, वैल्यू को रखिएगा। तो जैसे आप वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a1 की जगह पर 4/3 रखेंगे और a2 की जगह पर आप 2 रखेंगे इज इक्वल टू b1 की जगह पर आप 2 रखेंगे, b2 की जगह पर आप 3 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 2/3। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो देखिएगा दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही जानते हैं कि जब दोनों इक्वल आता है तो c1/c2 को भी चेक किया जाता है, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा c1/c2, यहाँ जगह नहीं है चूंकि, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब c1 की वैल्यू क्या है -8, c2 की वैल्यू क्या है -12, माइनस से माइनस कट गया, ये काटिएगा। तो किससे काटेंगे बताइएगा, आप काटिएगा 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, ये भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये भी इक्वल आ रहा है। जब तीनों इक्वल आते हैं तो बताइए क्या होता है, बोलिएगा क्या होता है। तो कोई इंसिडेंट होता है, ठीक है ना, कोई इंसिडेंट होता है। तो उस प्रकार में कैसा सॉल्यूशन होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक लाइन तो होता ही है, मतलब एक सॉल्यूशन तो होता ही है, इसलिए वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, यहाँ पे इसके आंसर पे आप लिखेंगे कि कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कोइंसिडेंट हो जाएगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोइंसिडेंट होता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो रखता ही होगा, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट भी है, कंसिस्टेंट भी है। बेसिकली यही तीसरा क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिएगा अब अगला क्वेश्चन चौथा को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है।